ये नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले आप एक बार बता दो, क्या मेरी वॉइस और वीडियो की क्वालिटी अच्छी जा रही है? यस नो फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करके बता दो एक बार, फटाफट से जल्दी जल्दी बता दो क्या पार्टी। पहला नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। चलिए, पहला नंबर सवाल ये रहा, देखिए क्या कह रहा है आपके सामने। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बता दो आप लोग। बातचीत जो पार्ट है उसके निबंधकार का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो वन का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? फटाफट से एक बार बता दो। क्या वो रामधारी सिंह दिनकर है, अज्ञेय है, जयप्रकाश नारायण है, बालकृष्ण भट्ट है? क्या होगा इसका सही जवाब? तो मैं बता दूं, बातचीत जो पाठ है वो एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम बोले तो है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे आप लोग। ओके, सूरज कुमार बोल रहे हैं, सर जी स्पीड कीजिए। अरे भैया जी, कितना स्पीड करे, क्लास करेंगे ऐसे थोड़ी ना। ओके ओके, चलिए फिर क्लास को दूसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बताइए, आदान का विलोम क्या होगा? उल्टा शब्द पूछा गया आप सभी से। फटाफट से टू का करेक्ट आंसर बता दो। आदान का विलोम क्या होगा? विलोम का अर्थ क्या होता है? तो उल्टा शब्द आपसे पूछा गया है, बहुत ही आसान है। क्या होगा? प्रदान होगा, दान होगा, त्याग होगा या फिर अर्पण होगा? क्या होगा? टू का करेक्ट आंसर बता दो आप लोग सभी बच्चा पार्टी। टू का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टू का कितने बच्चे ए लगाए हैं? सरिता लगाए हैं, ज्योति कुशवाहा, वीना कुमारी, सौरभ ए लगाए हैं, बहुत अच्छे, जगत कुमार, नीरज कुमार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ए जितने भी बच्चे लगा रहे हो उसका सही जवाब हो जाएगा। टू का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने तीसरा नंबर सवाल। तीसरे नंबर सवाल का सही जवाब बताओ सभी बच्चे। स्तुति का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा, बता दो आप लोग। तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ, स्तुति का विलोम क्या होगा? बस भगवान की कृपा से आज नेट भाई प्रॉब्लम ना हो, बहुत ही दिक्कत हो जाता है क्लास करने में। देखो, थ्री का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? स्तुति होगा, निंदा होगा, शिकायत होगा, घृणा होगा या फिर द्वेष होगा? तो भाई स्तुति का विलोम जो होता है वो क्या होता है? निंदा कर सकता है और क्या करेगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो बुराई भी तो करता होगा ना, इसलिए स्तुति का जो उल्टा होता है वो निंदा हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। वीना कुमारी फटाफट से आंसर को लगाते चलिए, बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हो आप। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने प्रस्तुत है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बता दो सभी बच्चों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? एक बार देखते हैं कौन से बच्चे हैं जो सबसे पहले इसका राइट आंसर लगाते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बताओ सभी। ओके ओके, सभी बच्चे क्या करेंगे कि क्वेश्चन के नंबर के साथ आंसर देंगे, तब पता चलेगा कि कौन से बच्चे आंसर देते हैं। जैसे कि अगर 4 का आंसर लगाना है तो 4 लिख देना, उसके बाद डॉट डॉट ऐसे कर देना, उसके बाद ए है तो ए लगाना, बी है तो बी लगाना, सी है तो सी हो जाएगा। ये जो भी है उसको ऐसे करके लगाना, तब देखेंगे कौन से बच्चे फास्ट लगाते हैं। देखो, रितु कुमारी भी आ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा लेट हुए हैं, कोई बात नहीं, बट आंसर लगाते चलो आप लोग। 4 का बी लगाए हैं, बहुत अच्छे, 4 का बी लगा रहे हैं। तो 23 जून 1844, भाई कितना बार बता चुके हैं तो याद तो होगा आप लोगों को। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बालकृष्ण भट्ट याद है कि नहीं? बातचीत जो पाठ है उसके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट और माता जी का नाम है पार्वती देवी, पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। इसको भी आप लोग याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैं बता रहा हूं मेरी आवाजों को अच्छे से सुनते चलना। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो आप लोग। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? बताओ आप लोग, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? 1 2 3 4 बताओ सभी बच्चे फटाफट से। 5 का करेक्ट आंसर, 5 का सही जवाब बता दो आप लोग फटाफट से। 5 का कितने बच्चे लगाए हैं? तो सूरज, हाँ सौरभ लगाए हैं, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी लगाए हैं, बहुत अच्छे। और अरे भैया ये क्या है? बदमाश, अरे भाई बदमाश, कितना बदमाश हो आप, पहले पढ़ लो उसके बाद ये सब करना। नीतीश सिंह लगाए हैं 3, कुंदन कुमार भी 3 लगाए हैं। 5 का सी जगत कुमार लगाए हैं, बहुत अच्छे भाई। ऐसे ही आप लोग आंसर को लगाते चलो, बहुत ही अच्छा लगता है। देखो 3 ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर कौन कौन, अगर आपसे पूछे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन कौन कहानियां लिखी, तो बस याद रखो एक कौन सा था, तो सुखमय जीवन पढ़े हो कि नहीं? सुखमय जीवन, सुखमय जीवन हो गया। दूसरा कौन सा है? तो बुद्धू का कांटा, बुद्धू का और कौन सा? तो कांटा हो जाता है। और तीसरा कौन सा है? तो उसने कहा था, जो कि हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ते हैं, उसने कहा था। बस 3 ही तो कहानियां है। हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूं, अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछे तो 1911 लगाना सुखमय जीवन का। बुद्धू का कांटा जो है ये भी 1911 में प्रकाशित हुआ था, और उसने कहा था ये 1915 में हुआ था। बच्चा पार्टी, इसको भी आप लोग याद रखोगे। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? डाउट क्लियर है? ओके ओके ओके, जल्दी जल्दी सर। वीना कुमारी, अब कितना जल्दी बताए, कुछ समझाएंगे नहीं तो एग्जाम में ऑप्शन देख के टिक मारने के चक्कर में गलत हो जाएगा। गौरव सिंह 3 लगाए, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डेली क्लास नहीं करते हो भाई, रोज नए नए बच्चे जुड़ते हैं, इसका मतलब आप लोग डेली क्लास नहीं करते हो। देखो, घ का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया, घ का उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए? तालु होगा, मूर्धा होगा, कंठ होगा या फिर ओष्ठ होगा? क्या होगा घ का उच्चारण स्थान? उच्चारण स्थान बहुत ही आसान है, बता दो आप लोग फटाफट से। मैंने बताया था कि अकुह विसर्जनीय नान कंठ, यानी कि क वर्ण जितने भी होते हैं वो कंठ से बोले जाते
लगाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। और 6 का देखते हैं कौन से बच्चे पहले लगाए हैं, एक बार देख लिया जाए। सी का 6 का सबसे पहले लगाने वाले बच्चे का नाम है सौरभ। भाई बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हो और सबसे पहले भी लगा रहे हो। 2 नंबर पे आते हैं जगत और 3 नंबर में है बदमाश। ओके ओके ओके। सरिता कुमारी भी सी लगाए हैं, बहुत अच्छे, और सारे बच्चे सी ही लगाए हैं भाई, इसीलिए करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ। इंदु कुमारी अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने 7 नंबर सवाल। निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? अभी तो मैंने बताया क वर्ण जितने भी होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो डी हो जाएगा। ऑप्शन डी लगा लो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोशन कुमार, सिकेन कुमार, इंदु कुमारी, सिकेंद्र कुमार, सुजीता कुमारी, बहुत अच्छे। ओके, तो 7 का डी सभी बच्चे लगाए हैं, तो भाई आंसर तो सही होगा ही। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। 8 नंबर सवाल देखो, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? और हाँ बच्चा पार्टी, अगर वॉइस सब प्रॉब्लम हो तो एक बार बता देना, नहीं तो भाई ऐसे क्लास चलते चलेगा और लास्ट में पता चलेगा कि आपके पास तो वॉइस गया ही नहीं। तो आप सब बताते चलना, क्लियर करते चलना कि क्या मेरी वॉइस और वीडियो की क्वालिटी आप लोगों को अच्छी मिल रही है, बताते चलो आप लोग। एक बार बता दो, क्या मेरी वॉइस और वीडियो की क्वालिटी अच्छी जा रही है आप लोगों के पास? एक बार बता दो सभी बच्चा पार्टी। ओके, यस यस यस। अच्छा, बहुत अच्छे, बस इतना ही तो आप लोगों से उम्मीद है, इतना ही बताते चलना, तब क्लास करने में भी मजा आएगा। देखो जी, ईमान मतलब निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो हम लोग क्या होता है कि ईमानदार को ऐसे लिखते हैं, आप लोगों को भी पता है कि ईमानदार ऐसे होता है, ये सही है, तो ये गलत हो जाएगा। परीक्षा कैसे होता है? तो बोर्ड परीक्षा ऐसे देंगे ना, तो परीक्षा, ये भी गलत है। प्रणाम कैसे लिखते हैं? तो प्रणाम ये वाला न होता है, तो ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? शक्ति को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, शक्ति में ऐसे ही लिखते हैं ना भाई, तो शक्ति ऑप्शन नंबर डी लगा लो, करेक्ट आंसर। और 8 का डी लगाने वाले बच्चे का नाम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए डी लगाए हैं सभी बच्चे, डी ही लगाएंगे क्योंकि सही जवाब डी हमारा हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। देखो, पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा, बता दो आप लोग, पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है? बताओ आप लोग, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा? पुस्तक में कौन सा संज्ञा है? पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है? ओके ओके, 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ, पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है? बता दो फटाफट से बच्चा पार्टी, पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है? ओके, और हाँ, अब जो है शाम मतलब डेली सुबह में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा भाई। अब ऑल सब्जेक्ट यानी कि चाहे वो फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, तीनों का अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा। और वो कितना बजे? तो सुबह में कभी भी दिया जा सकता है, इसलिए सुबह में सब्जेक्टिव करेंगे और शाम में क्या करेंगे? तो शाम में हम लोगों का ऑब्जेक्टिव तो हो रहा है लाइव, तो सुबह का क्लास भी आप लोग जरूर देखिएगा। देखो, पुस्तक में कौन सा संज्ञा? तो जातिवाचक संज्ञा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और 9 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे लगाए हैं, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा? दक्षिण में संज्ञा बता दो आप लोग, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? दक्षिण में संज्ञा बता दो आप लोग, जिससे पूरे जाति का बोध हो। ओके, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सौरभ कुमार, बहुत अच्छे, ऐसे ही भाई उम्मीद है आप लोगों से कि ऐसे ही एग्जाम में तोड़फोड़ कराओगे। देखो, कुंदन कुमार सर, नेम क्या है? नेम मेरा है भाई, नाम अभी तक नहीं जान रहे हो तो यहाँ पे पढ़ लो। ओके ओके ओके, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल का सही जवाब बता दो, इसका राइट आंसर बताइए कि नहीं भाई। जातिवाचक, अरे भैया दक्षिण व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 10 का बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 11 नंबर सवाल। मुसीबत में कौन सा लिंग है? लिंग पूछा गया आप लोगों से, तो क्या लगाओगे? मुसीबत में कौन सा लिंग है? मुसीबत में लिंग पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो बता दो फटाफट से आप लोग। मुसीबत में कौन सा लिंग है? मुसीबत में स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो 11 का करेक्ट आंसर कौन से बच्चे लगाए हैं? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 11 का ये हो जाएगा क्योंकि स्त्रीलिंग होता है मुसीबत में, मुसीबत में स्त्रीलिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो 10 का 11 का कितने बच्चे ए लगाए हैं? 11 का ए कौन सा लगाए हैं बच्चे? अभी तक 11 का करेक्ट आंसर लगाए नहीं है, तो सौरभ कुमार का आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे। 11 का बी भी लगाए हैं कुछ बच्चे, जो कि गलत आंसर है, ए होगा करेक्ट आंसर। ओके ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है बच्चा पार्टी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने। सब्जेक्टिव क्लास जो होगा वो सुबह में दिया जाएगा, मैंने पहले ही बता चुका है, तो अब घबराने की बात नहीं है, अब सिर्फ आप हमारे साथ जुड़ जाओ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। समाज शब्द में कौन सा लिंग है? समाज में लिंग पूछा गया आप लोगों से, लगाओ 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 का सबसे फटाफट से आंसर लगाओ भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा, स्पीड में आंसर लगाओ आप लोग। धर्मेंद्र कुमार, सिकेन कुमार, रोशन कुमार, इंदु कुमारी, सुजीता कुमारी, वीना कुमारी, बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग आंसर लगाते चलो। तो समाज में जो लिंग होता है ना, वो हमारा कौन सा होता है? तो वो होता है पुल्लिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन पूछा गया, एक तो होता है संस्कृत में, संस्कृत में कुछ अलग होता है, लेकिन हिंदी में जो होता है वो हमारा कितना होता है? तो बता दो आप लोग। ओके ओके, हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन किसे बोलते हैं बता दो एक बार, बच्चा पार्टी, बहुवचन क्या बोलते हैं? बहु के द्वारा कहे हुए वचन को बहुवचन बोलते हैं क्या?
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, कारक के कितने भेद होते हैं? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, तो कारक के भेद को भूलना तो नहीं चाहिए। तो लगाओ 14 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे आप लोग? 14 का सही जवाब बता दो आप लोग। सभी बच्चे आंसर नहीं लगा रहे हो आप लोग? ओके ओके, आंसर तो लगा रहे हो, बहुत अच्छे। हंसने का नहीं, पहले आंसर लगाइए आप लोग। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 14 का बी जितने भी बच्चे लगाए हैं उसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा, अब बताओ जी, वह जाएगा कब जाएगा? नहीं जाएगा वो हमको क्या पता है, लेकिन जाएगा जरूर। तो बता दो कौन सा होगा? बहुत अच्छे। जो एक से अधिक हो, बहुत अधिक हो, वो बहुवचन होता है। अगर एक दो हो तो तुम द्विवचन कहते हैं, लेकिन वो संस्कृत में कहते हैं। लेकिन एक और बहुवचन ऐसा होता है हिंदी में, तो जो एक से अधिक हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बताओ। वह जाएगा मतलब भविष्य में कभी जाएगा, तो कौन सा करेक्ट लगाओगे? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 15 का डी कितने बच्चे लगाए हैं? 15 का डी, 15 नंबर का डी जो भी बच्चे लगाए हैं उसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, फटाफट से इसका राइट आंसर बता दो आप लोग। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग लगा सकते हो। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? बता दो आप लोग। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? क्या वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, जयप्रकाश नारायण है, भगत सिंह है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? बहुत अच्छे। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो मैंने बता चुका है कि उसने कहा था जो है एक प्रकार का कहानी है जिसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगर आपसे पूछे कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष कब है, यानी कि यह प्रकाशित कब हुआ था, तो यह हुआ था 1915 में। इसको भी याद रखना बच्चा पार्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से सभी बच्चे आंसर को लगाते चलेंगे। बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हो आप लोग, ऐसे ही आंसर को लगाते चलो भाई। बिहार बोर्ड में जो है आपको नंबर अच्छा लाना है, नंबर नहीं उसके साथ नॉलेज भी आपको अच्छा आएगा। ओके चलिए धर्मेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर लगाओ तभी तो नाम ले पाएंगे। प्रीति यादव, विकास, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 17 नंबर सवाल, इसका राइट आंसर बता दो आप लोग। आलस का विशेषण क्या होगा? आलस का विशेषण बता दो आप लोग। क्या वो आलस्य है, आलसवान है, आलसी है, या इनमें से कोई नहीं? 17 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा बता दो आप लोग फटाफट से। तो आलस का विशेषण हमारा आलसी होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आलस का आलसी होता है। चलिए जो विशेषता, जो किसी चीजों का विशेषता को बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं बच्चा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, जाति का विशेषण क्या होगा? जाति का विशेषण हमारा जातीय हो जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 18 का बी जितने भी बच्चे लगाए हैं उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर 17 लव स्टोरी है ना? 17, ओ हो, पहले ये स्टोरी पढ़ो उसके बाद उसको पढ़ना। पहले इसका राइट आंसर लगाओ फिर उसको बाद वो स्टोरी को पढ़ना है। 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। समाज का विशेषण क्या होगा? समाज का विशेषण बता दो आप लोग। समाज का विशेषण क्या वो सामाजिक है, सामाजिक है, समाज योग्य है, या फिर असामाजिक है? क्या होगा इसका राइट आंसर बता दो आप लोग। 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 50+ भाई एक बार शेयर कर दो, 50+ करा दो, बहुत मजा आएगा पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा जहां होता है वहां पढ़ने में एकदम तैयारी करने में मजा आता है। तो समाज का विशेषण क्या लगाओगे आप लोग? तो सामाजिक होता है, इसलिए ऑप्शन भी देख के लगाना। ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 19 का भी जितने भी बच्चे लगा रहे हो उसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरभ कुमार 19 का बी लगाए हैं, बहुत अच्छे। मिस आर्या, गुड नाइट फ्रेंड्स। अरे भैया गुड नाइट नहीं होता है, गुड इवनिंग होता है। आने के समय में गुड इवनिंग होता है और जाने के समय में क्या होता है? तो गुड नाइट होता है, समझ लिया करो, इंग्लिश में कमजोर हो। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर बता दो आप लोग। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो रघुवीर सहाय की रचना है? बता दो आप लोग, रघुवीर सहाय की कौन सी रचना है? क्या वो अधिनायक है, हारजीत है, छप्पा है, या फिर पुत्र वियोग है? ओके बता दो आप लोग फटाफट से। और निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो रघुवीर सहाय की रचना है? तो देखो जी, यहाँ पुत्र वियोग जो रचना, ये हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये छप्पा जो, ये नाभादास की रचना, नाभादास की रचना है। ये हारजीत जो है ये किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की रचना है। हारजीत किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की रचना है। अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है। बच्चा पार्टी 20 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का ए इज द करेक्ट आंसर। 20 का ए कितने बच्चे लगाए हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ओके ओके, तो 20 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 20 का डी कैसे लगा रहे हो आप लोग? ए होगा बिल्कुल सही जवाब। 20 का ए हो जाएगा सही जवाब बच्चा पार्टी, ए हो जाएगा सही जवाब। ओके चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 21 नंबर सवाल, इसका सही जवाब बता दो। प्रेम के पीर के कवि कौन है? बता दो आप लोग। प्रेम के पीर के कवि कौन है? क्या वो मलिक मोहम्मद जैसी है, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, या फिर नाभादास? प्रेम के पीर के कवि कौन है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर सही सही लगाना आप लोग। इसका राइट आंसर सही सही लगाओगे आप लोग। देखो प्रेम के पीर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। एक कौन सा होता है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को माना जाता है? कवियों का कवि। देखो सारी चीजों को मैं बता देता हूं। अगर पूछे कि हिंदी, यहाँ क्लियर कर दे रहा हूं भाई, एक भी प्रश्न नहीं गलत होगा। हिंदी साहित्य का
हिंदी साहित्य का सूर्य। हिंदी साहित्य का अगर सूर्य आपसे पूछे तो नीचे में लिख दे रहा हूं, इसको आप सूरदास लगाओगे। अगर पूछे कि कवियों के कवि कौन माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं हमारे शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, इसको भी आप लोग याद रखोगे। और अगर पूछे हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि कौन माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं तुलसीदास, इसको भी आप लोग याद रखना। और अगर पूछे प्रेम के पीर के कवि, तो मलिक मोहम्मद जैसी लगा के चले आना, करेक्ट हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखोगे आप लोग। ओके, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, 50 स्टूडेंट आज लाइव में जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। ओके, चलिए फिर 22 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर बता दो आप लोग। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अतिरिक्त में उपसर्ग क्या होना चाहिए, बता दो आप लोग। अतिरिक्त में उपसर्ग क्या होगा? मैंने बताया कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय हमारा बाद में लगता है, तो बता दो कौन सा होगा। अति हमारा एक उपसर्ग है, अति प्लस कौन सा? रिक्त। रिक्त भी हमारा एक शब्द है, तो अति हमारा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी कितने बच्चे लगाए हो? 22 का। ऑप्शन बी कितने बच्चे लगाए हो? 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रमोद यादव बहुत अच्छे आंसर लगाते चलो आप लोग सभी बच्चे। 22 का बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और अभी तक आंसर वीना कुमारी, सोने काहे जा रहे हो, पहले पढ़ाई कर लो, तो ऑप्शन नंबर बी कितने बच्चे लगाए हैं? सौरभ कुमार लगाए हैं ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आंसर सौरभ कुमार लगाए हैं। लगता है कि आप लोग ऐसे नहीं मानोगे, आंसर सभी बच्चे लगाओ, देखते हैं अब की बार कौन से बच्चे सबसे पहले लगाते हैं, देखते हैं। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर बताओ। भर पेट में कौन सा उपसर्ग? भर और पेट तो मतलब आसान है, तो भर लगा लो, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भर पेट में मतलब उपसर्ग पूछा गया तो पहले हो जाएगा भर और उसके बाद पेट हो जाता है। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, फलित शब्द में प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय बाद में लगता है। फल और इत, फल हमारा एक शब्द और ये वाला और ये तो हो जाएगा इत कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या राइट आंसर? 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो यहाँ मिटा दिया जाए, अब लगाओ। तो 24 का कौन सा? बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 24 नंबर सवाल। इसका 25 नंबर सवाल देखिए, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? बताओ चतुराई में कौन सा प्रत्यय होगा? तो चतुर और आई मतलब आई, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो। प्रत्यय लास्ट में लगता है बच्चा पार्टी, याद रखोगे आप लोग। ओके, चलिए ओके ओके ओके। अब तो नंबर भी नहीं लिख, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लिख रहे हो आप लोग। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव का संधि विच्छेद बता दो आप लोग। 26 का करेक्ट आंसर, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा बता दो आप लोग। सदा जोर एब कौन सा होगा बता दो। 26 का करेक्ट आंसर तो सदा जोर एब होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 26 का सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। रंजीत कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बदमाश, कुसुम कुमारी, जगत कुमार, एसके रॉय, रोहित चौहान, बहुत अच्छे भाई आप लोग आंसर को लगाते चलिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर बताओ। महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? महोदय का संधि विच्छेद बता दो आप लोग फटाफट से। महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? महोदय, महाजोर उदय कौन सा महोदय होता है क्या? तो ऑप्शन नंबर ये लगा लो। 27 का ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 27 का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 28 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर बताओ। नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न कहने का मतलब कुछ तो चल रहा है कि नवरत्न बोलने का था कि 9 गो रत्न मतलब नंबर का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? नवरत्न में कौन सा समास है? तो नंबर का बोध हुआ तो द्विगु समास करेक्ट हो जाएगा। 28 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगा लो सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न का लगाएंगे आप लोग। 29 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? यथासंभव में समास पूछा जा रहा है आप लोगों से, बहुत अच्छे। यथासंभव में समास बता दो। द्विगु है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय है, तो बता दो आप लोग 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 29 का करेक्ट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यथा और संभव। यथा संभव में कौन सा समास होता है? तो हमारा हो जाता है कौन सा? तो मैंने बताया था, अगर यथा से शुरू हो रहा हो, प्रति से शुरू हो रहा हो, बे से शुरू हो रहा हो और भर से शुरू हो रहा है, तो इतना चीज से अगर शुरू हो रहा है तो अब यही भाव समास लगा सकते हो। 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 30 नंबर सवाल देखिए, कमल नयन शब्द कौन सा समास है? कमल नयन बोलने का अर्थ क्या होता है? कि कमल का नयन, भाई कमल नयन, कमल के समान नयन, के समान, किसके समान? तो कमल के समान, तुलना हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ होगा कर्मधारय समास, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगर तुलना हो रहा हो तो समझ लो वो कर्मधारय समास करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। कमल नयन, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? अब कहाँ कमल का पर्यायवाची आप लोगों से पूछा गया, बता दो आप लोग कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कमल शब्द में कौन सा पर्यायवाची मतलब पर्यायवाची कहने का अर्थ क्या होता है? समान अर्थ पूछा गया आप लोगों से, तो 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कमल का पर्यायवाची क्या होता है मतलब समान अर्थ पूछा गया तो जलज हो जाएगा करेक्ट आंसर 31 का। ऑप्शन बी लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर बताओ सभी बच्चे। 32 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? बता दो आप लोग अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? इसका राइट आंसर बताओ आप लोग। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मतलब पर्यायवाची में समान अर्थ बता चुका है तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पावक हो जाएगा करेक्ट आंसर। 32 का डी बिल्कुल राइट आंसर है।
ओके ओके, 32 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बता दो नेटवर्क सब ठीक है, मतलब आप लोगों के पास अच्छा जा रहा है, क्वालिटी और वॉइस की क्वालिटी दोनों जा रहा है आप लोगों के पास अच्छा? यस नो बता दो एक बार। अग्नि का पर्यायवाची पावक होता है, ऑप्शन डी लगा लो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, सज्जन का विलोम क्या होगा? सज्जन का विलोम बताओ जी, उल्टा शब्द यहाँ पूछा गया आप लोगों से, तो विलोम क्या होता है? तो सज्जन का विलोम क्या होगा? महान होगा, दुर्जन होगा, अधम होगा या फिर अधर्मी होगा? बता दो सज्जन का विलोम क्या होगा? तो सज्जन का विलोम दुर्जन हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है बता दो एक बार सभी बच्चा पार्टी। सभी बच्चा लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सज्जन का दुर्जन होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलिए और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। अभी तक बहुत कम लाइक्स है, ऐसे कैसे काम चलेगा? ओके चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर बताओ आप लोग। 34 नंबर सवाल देखो, दिनकर जी को, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। अब बताओ दिनकर जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? संस्कृति के चार अध्याय, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? 34 का करेक्ट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 34 का करेक्ट आंसर बताओ सभी बच्चे। दिनकर जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? तो संस्कृति के चार अध्याय पर। 34 का ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप लोग 34 का ए इज द करेक्ट आंसर। 34 का ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 35 नंबर सवाल, इसका राइट आंसर बता दो आप लोग फटाफट से। 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 35 का करेक्ट आंसर बता दो। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस्कार का विलोम बताओ जी, पुरस्कार का विलोम क्या होगा? देखो जी अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपको क्या मिलेगा? तो पुरस्कार मिलेगा। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसका दंड, उसके बाद उल्टा क्या होगा? तो दंड मिल जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 35 का ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ओ हेलो सर। अरे भैया अब इसको नींद आ रहा है तो मेरा इसमें जिम्मेवारी भी हम ही है कि इसको नींद काहे आ रहा है। एक भैया को नींद आ रहा है, उसका नाम है नीतीश यादव। तो अब बताओ जी इसको नींद आ रहा है तो आप हम क्या करें? तो देखो उर्वशी रचना पर इसको क्या मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था भाई। इसको भी आप लोग याद रख लो, अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो छोड़ के तो नहीं आओगे, इतना तो मुझे पूर्ण उम्मीद है। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने 36 नंबर सवाल को बता दो। ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? ईमानदार का विलोम क्या होता है? तो ईमानदार का विलोम हमारा बेईमान होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 36 का बी बिल्कुल राइट आंसर है। 36 का बी हो जाएगा, सभी बच्चे बी लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 37 नंबर सवाल। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तीव्र बुद्धि वाला जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? समझदार कहलाता है, कुशाग्र कहलाता है, आज्ञाकारी कहलाता है या फिर बुद्धिमान कहलाता है? बताओ 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 37 का करेक्ट आंसर बता दो सभी बच्चे एक बार। 37 का करेक्ट आंसर बताएंगे सभी बच्चे फटाफट से। 37 का करेक्ट आंसर बता दो। तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जितने भी बच्चे लगा रहे हैं 37 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 37 का। ओके चलिए 38 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 38 नंबर सवाल, जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे एक शब्द में? प्रतिमान बोलेंगे, मानदेय बोलेंगे, मानदंड बोलेंगे या फिर मानक बोलेंगे? 38 का करेक्ट आंसर बता दो सभी बच्चे। 38 का सभी बच्चे एक बार आंसर बता दो। जो मापने में समर्थ हो उसको मापदंड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार नाम ले लिया जाए, रोहित चौहान है, बहुत अच्छे। 36 का मेरा सब्जेक्टिव वीक है सर जी, कैसे सही होगा प्लीज बताइए ना। 37 का 37 में क्या है एक बार देख लिया जाए। 37 में क्या है? तो 37 में जो तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है भाई, इसमें कोई दिक्कत ना है। चलिए 39 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत जो पाठ है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना, और इस पाठ के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या कहना चाहते हैं? बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, भाषण की शैली बतलाना चाहते हैं, संवाद की शैली बतलाना चाहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? 39 का करेक्ट आंसर बता दो आप लोग फटाफट से। 39 का सही जवाब बता दो सभी बच्चे। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कौन सा? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बातचीत जो पाठ है वो एक प्रकार का क्या है? तो इसको भी आप लोग याद रख लो, निबंध है। निबंधकार का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट है, जिसका कि अगर जन्म पूछे तो 23 जून 1844 को क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। और निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 को क्या हुआ था? तो निधन हो गया था। तो इसको भी आप लोग भूलना नहीं। ओके तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 40 नंबर सवाल, इसका राइट आंसर बता दो आप लोग। 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? बता दो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? बताओ 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो मैं दोनों चीजों को यहाँ क्लियर कर देता हूँ। एक दिया गया था कौन सा? तो मैग्सेस सम्मान दिया गया था, इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए। ओके एक कौन सा दिया गया था? तो मैग्सेस सम्मान दिया गया था। मैग्सेस सम्मान दिया गया था। मैग्सेस सम्मान कब दिया गया था बता दो एक बार, किसी को याद हो तो एक बार बताओ। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेस सम्मान कब दिया गया था? बता दो एक बार सभी बच्चे। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेस सम्मान कब दिया गया था? बता दो एक बार। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेस सम्मान दिया गया था 1965 में, और भारत रत्न दिया गया था 1998 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 का डी जितने भी बच्चे लगा रहे हो उसका सही जवाब हो जाएगा।
अच्छा सब्जेक्टिव भी होगा भाई, चिंता मत करो, सब्जेक्टिव भी अगले क्लास से आप लोगों को सब्जेक्टिव भी मिलेगा। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव को करवा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारी चीजों को हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे, तब एक भी गलत नहीं होगा। ओके, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध होता है? तो अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या लगाओगे? तो रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर लगा देना। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा, जिसको हम लोग शॉर्टकट में दिनकर जी भी बोलते हैं, तो इसको भी आप लोग भूलना नहीं। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 42 नंबर सवाल, बता दो इसका राइट आंसर। मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का नाम बता दो आप लोग। 42 का करेक्ट आंसर बताओ, मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का नाम, मालती के पति का क्या नाम था? तो महेश्वर था। और किस बीमारी का ये डॉक्टर था? तो ये मालती का पति, अगर पूछे कि मालती का पति क्या था, तो डॉक्टर था। इसको भी आप लोग यहाँ लिख दे रहा हूँ, याद कर लो, डॉक्टर था। और किस बीमारी का? तो गैंग्रीन नामक बीमारी का। क्या? गैंग्रीन नामक बीमारी का ये डॉक्टर था, इसको भी आप लोग याद रख लेना। ओके, चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या के रचनाकार कौन है? बता दो, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो ये किसकी रचना है? भगत सिंह की रचना है क्या? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 43 का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 43 का ये जितने भी बच्चे लगाए हैं उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छे 66 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे। और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जरूर क्लास को लाइक कर देंगे। जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो हमारे साथ, तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, चलिए इसका राइट आंसर बताओ, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या के लेखक कौन है? तो वो है हमारे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बताओ जी, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बाउल नाम था। इसको भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए ओके ओके, बहुत अच्छे सर। बोलिए सुबह में कितने बजे? अभी तो टाइम फिक्स नहीं है, अगली क्लास में बता दिया जाएगा कि कितने बजे से क्या होगा। ओके, बहुत अच्छे। इंदु कुमार भी लगाए हैं गैंग्रीन नामक बीमारी का, बहुत अच्छे। ऐसे ही आंसर लगाते चलो आप लोग। ओके ओके, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल का सही जवाब बता दो आप लोग। 45 नंबर सवाल का जवाब बताओ, मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम था? मुन्नी और मानक दोनों भाई बहन थे, आपको भी पता है। और इसकी माता जी का क्या नाम था? बता दो। कृष्णा, किसनी, विष्णी या फिर विमली? तो विष्णी नाम था भाई, एकदम आसान है। विष्णी कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछे विष्णी की पड़ोसन कौन थी, तो उसको भी आप लोग याद रख लो, कुंती नाम था उसका। क्या? कुंती। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि विष्णी के पड़ोसन कौन थी, तो कुंती। 44 का बी होगा सर जी। 44 का बी कैसे होगा, एक बार देख लिया जाए। 44 का बी, 44 का बी, 44 का बी। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन, ओ हो, यहाँ बहुजन संप्रेषण है, जगदीश चंद्र माथुर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सौरभ कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जगदीश चंद्र माथुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया आपने। 44 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 45 का करेक्ट आंसर हमने बता चुका है, विष्णु है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? प्रलय की छाया के कवि कौन है, बता दो आप लोग। प्रलय की छाया के कवि बता दो आप लोग। प्रलय की छाया के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान जो है लेखक कौन है, इसके लेखक बता दो आप लोग। लक्ष्मीकांत वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर नामवर सिंह? कविता के नए प्रतिमान, भाई ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि कविता के नए प्रतिमान जो है वो किसकी रचना है? तो लो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये नामवर सिंह की रचना है। किसकी? तो नामवर सिंह की रचना है। अगर पूछे कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ कौन सा मिला था, तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। और कब मिला था, तो ये भी लिख दे रहा हूँ, 1971 में मिला था। 1971 ईस्वी, याद रखिएगा आप लोग। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना है, और नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। जूठन क्या है भाई? जूठन जो रचना है वो क्या है? कहानी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, या फिर आत्मकथा है? तो आत्मकथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सा आत्मकथा है? तो दलित आत्मकथा है, याद रख लेना आप लोग। दलित आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। 48 का डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ओके, चलिए। नेटवर्क रुक गया क्या, एक बार बता दो आप लोग। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है आज के क्लास में। नेटवर्क सच में रुक गया है क्या? नेटवर्क रुका हुआ है, एक बार बता दो, क्या नेटवर्क रुक गया है अभी और वॉइस क्लियर जा रही है आप लोगों के पास? नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, एक बार बता दो। ओके ओके, अब नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने 49 नंबर सवाल। मलियज का जन्म कब हुआ था? बता दो, मलियज का जन्म कब हुआ था? बताओ, 1935 में, 1942 में, 1944 में, या फिर 1936 में? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा।
ओके, मलियज का जन्म हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 49 का ये बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। ओके, 50 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। सूरदास की कौन सी रचना, बता दो सूरदास की कौन सी रचना है। सूरसागर, पुत्र वियोग, करवक या फिर छप्पर। तो सूरसागर जो रचना है ये है सूरदास की रचना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगर पूछे कवितावली किसकी रचना है, इसको याद रखना, कवितावली जो रचना है ये किसकी रचना है, तो ये है तुलसीदास की रचना। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, तुलसीदास की रचना है ये। ओके, चलिए फिर तो आज हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव को करा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से अनुरोध है कि इन सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर।